बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनके साथ हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिनके मुताबिक हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें जो चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो ये 6 फार्मूलाज हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। नंबर 1 है पावर रूल, नंबर 2 लोगरिथम का रूल है, और नंबर 3 tan इनवर्स का फार्मूला, नंबर 4 साइन इनवर्स फार्मूला, नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और नंबर 6 पे ये एक फार्मूला है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो हमें, तो हम उसकी इंटीग्रेशन इस फार्मूला को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स में ये 6 फार्मूलाज हैं जिनको हम अप्लाई करके किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये फार्मूलाज कब अप्लाई होंगे और कैसे अप्लाई होंगे। जब हमें कोई फंक्शन रकम में दिया जाता है, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हमने उसको डेरिवेटिव करना है या इंटीग्रेशन करनी है, तो वो किस तरीके से की जाएगी, किस फार्मूला से की जाएगी। जैसा कि हमने डेरिवेटिव का ओवरव्यू किया था इस चैप्टर से पहले, तो डेरिवेटिव में हमने 5 फार्मूलाज पढ़े थे कि डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा, इस चीज़ को भी देखा था। ऐसे ही जो इंटीग्रेशन है इसमें भी ये 6 फार्मूलाज हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कब फार्मूला और कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो हम देखेंगे कि इस तो अब हम देखेंगे कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फार्मूला कब यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा। तो डेरिवेटिव में तो बड़ा इजी था कि जिस तरह की उसकी फॉर्म होती है, जिस तरह की शक्ल होती है रकम की, जैसे अगर पावर में है होल में तो पावर रूल लगता है, अगर उसमें प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का तो प्रोडक्ट रूल लगता है, अगर उसमें दो फंक्शंस का क्वोशंट है तो क्वोशंट रूल लगता है, और अगर दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो चेन रूल लगता है। यानी बड़ा आसान सा तरीका था कि जैसी उसकी शक्ल होती है क्वेश्चन की, जैसी फॉर्म होती है वैसा उस पर रूल लग जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। तो इंटीग्रेशन में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब रूल कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जैसी जो रकमें हैं उन पे एक से ज़्यादा किस्म के रूल लग सकते हैं। हो सकता है कि क्वोशंट वाली रकम हो और उस पे पावर का रूल लगे, या लॉगरिथम का रूल लगे, tan इनवर्स का लगे फार्मूला, या साइन इनवर्स का। ऐसे ही ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये असल में प्रोडक्ट का रूल है इंटीग्रेशन का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो उस पर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का रूल लगेगा, यानी बाई पार्ट्स का रूल लगेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये तो फिर बड़ा केयरफुल काम है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल अप्लाई होना। तो आज हम उन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें तो रूल्स से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन होती क्या है। इंटीग्रेशन जो हम किसी फंक्शन की फाइंड करते हैं या फाइंड करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने डेरिवेटिव तो देख लिया था कि वो जो स्पेसिफिक लिमिट है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो इंटीग्रेशन में ऐसे है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम उस फंक्शन का कर्व जो है उसको ग्राफ बनाएं उसका, तो अगर हमें एक बाउंड ए नंबर दिया हो और एक बी दिया हो, तो फिर नंबर ए से लेके और बी तक जो फंक्शन के इस कर्व के नीचे ये वाला एरिया आएगा इंटीग्रेशन से, ये फाइंड होता है। इसका मतलब हुआ कि जो इंटीग्रेशन है वो एरिया अंडर द कर्व है, उस फंक्शन का कर्व जिसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, यानी इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक, दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान में जो फंक्शन का कर्व है उसके अंडर जो एरिया आएगा वो इंटीग्रेशन फाइंड करके देती है। लेकिन कर्व तो ऐसे चलता रहता है, आगे से आगे ग्राफ जो है इसका। तो लेकिन अगर उसको बाउंड कर दिया जाए ए से बी तक तो फिर ए से बी तक फाइंड हो जाएगा, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वो बढ़ जाएगा, अगर ये ना भी दिए जाएँ तो ओवरऑल एक जनरल सा हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एरिया का। तो इसलिए जो ए से बी लिमिट की इंटीग्रेशन है उसको हम लिखते हैं लिमिट फ्राम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी हमने एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका एरिया फाइंड करना है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक।
तो वो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। उसका फार्मूला होगा कि हम एफ़ की इंटीग्रेशन करेंगे और उसका जो आंसर आएगा जिसका नेम मैंने कैपिटल एफ़ लिखा है उसमें पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जैसा कि डिस्टेंस में होता है कि जो बाद वाली वैल्यू होती है बड़ी वैल्यू उसमें से हम पिछली को यानी छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ऐसे ही एफ़ ऑफ बी में से एफ़ ऑफ ए को माइनस करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगी, यानी जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जो इंटीग्रल है वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं डेफिनेट और एक को कहते हैं इनडेफिनेट। अब इसको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? इसको डेफिनेट इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि हमने ए से बी तक इसकी इंटीग्रेशन करनी है, यानी इसका एरिया फाइंड करना है, वो हमारे पास एग्जैक्टली फाइंड हो जाएगा। और जब हमें ए और बी गिवन नहीं होंगे, बगैर लिमिट्स के होगा, तो फिर ये इनडेफिनेट होगा। वो इसलिए कि अब हमें नहीं पता कि हमने इसका जो एरिया है वो कहाँ से लेके कहाँ तक फाइंड करना है, तो फिर वो एक एग्जैक्ट नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा, बल्कि वो इनडेफिनेट होगा। तो उसमें हम प्लस सी लिखते हैं और सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये सी इसलिए होता है कि चूंकि ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है तो फिर इसमें कमी बेशी हो सकती है, तो इसलिए हम प्लस सी लिखते हैं कि यहाँ पे कोई इसमें सी ऐड करना पड़ सकता है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब हम इस केस में देखते हैं कि यहाँ सी नहीं आता क्योंकि ये तो डेफिनेट है, और दूसरी बात कि जब हम यहाँ सी लिखेंगे, ये बी वाले केस में यहाँ सी लिखेंगे और यहाँ ए के साथ भी सी लिखेंगे तो वो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस केस में सी नहीं आता, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सी नहीं आता और ये डेफिनेट है। और ये जो फार्मूला है हम ए से बी के लिए यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस। जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो फार्मूला है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस। ऐसे ही मैथ में बहुत सारे फंडामेंटल लॉज हैं, जैसा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजबरा भी है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस तरह से कई फंडामेंटल लॉज हैं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 12 फंडामेंटल लॉज मैंने मैथ के लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ये किसका लॉ है फंडामेंटल ऑफ, ये कैलकुलस का है, तो उस वीडियो में ये लॉ भी है और इसका एक और वेरिएंट भी है। ये जो फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस है इसको हम दो वेरिएंट में लिख सकते हैं, जैसा कि एक ये लिखा हुआ है सिंपल और एक और है वो आप वहाँ देख सकते हैं। तो कैलकुलस क्या होती है? कैलकुलस मैथ की एक ब्रांच है, मैथ की बहुत सारी ब्रांचेज है। मैथ खुद जैसे एक ब्रांच है साइंस की, फिर आगे उसकी ब्रांचेज हैं। तो मैथ की डेफिनेशन क्या होती है? मैथ की ब्रांचेस की, मैथ की मेन डिवीजन्स हैं दो, जैसे प्योर मैथ है, अप्लाइड मैथ है। तो इसके हवाले से भी मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, उसका नेम है मेन डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप इसको देख सकते हैं, उसमें बड़ी डिटेल के साथ इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि मैथ की जो ब्रांचेस हैं उनके मीनिंग क्या है और उनमें किस किस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये तो एक साइड पे बात आ गई। तो अब हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसके जो रूल्स हैं वो कौन सा रूल कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले है पावर रूल। जैसा कि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव में भी एक पावर रूल होता है, और जब किसी फंक्शन की पावर वन के अलावा हो, होल पावर में हो, तो उस पर हम पावर रूल लगाते हैं। इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के पावर रूल में डेरिवेटिव के पावर रूल से एक फ़र्क मेन ये है कि इसमें एक बड़ी कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो हमारे पास और उसकी पावर एन हो, तो इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो अगर तो ये डेरिवेटिव का सवाल हो फिर तो इस पे पावर रूल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटीग्रेशन का है तो इसमें कंडीशन है कि सबसे पहले तो n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n जो है उसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस फंक्शन की पावर n है उस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए, फिर पावर रूल लगेगा। कोई भी फंक्शन है जिसकी होल पावर n है तो उस पर पावर रूल लगेगा अगर उसकी पावर -1 ना हो, और दूसरी कंडीशन है कि जिस फंक्शन की पावर है उस फंक्शन का सामने डेरिवेटिव मौजूद हो या उसका डेरिवेटिव सामने बनाया जा सकता हो, तो फिर उस पर पावर रूल लग जाएगा। जैसा कि सिंपल सी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हो x की पावर 1 डी ऑफ एक्स, तो जैसा हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और x की पावर 1 है, -1 नहीं है, और 1 यहाँ मौजूद है x के सामने, तो इस पर पावर रूल लग सकता है।
वो पावर रूल है क्या कि हमने एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस वन करना है, यानी डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, पावर में से वन माइनस करते थे, अब हम पावर में वन प्लस करेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का उल्ट प्रोसेस है। इसमें हम जो डेरिवेटिव के रूल्स थे, ख़ास तौर पे जैसे पावर है, उसमें अब उल्ट करेंगे। वहाँ हम n माइनस वन करते थे, यहाँ हम n प्लस वन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उसमें हम n को शुरू में लिखते थे यानी मल्टीप्लाई में लिखते थे, इसमें हम n को डिवाइड में लिखेंगे। दो बातों का फ़र्क हो गया। वहाँ हम n में से वन माइनस करते थे, यहाँ हम n में वन ऐड कर रहे हैं। एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, वहाँ हम n को शुरू में लिखते थे यानी मल्टीप्लाई में लिखते थे, यहाँ हम n को डिवाइड में लिख रहे हैं। दो फ़र्क हो गए। तीसरा फ़र्क, वहाँ हम पहले n को शुरू में लिखते थे, बाद में उसमें से वन माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर हम पहले उसमें प्लस वन करेंगे, बाद में उसको डिवाइड में लिखेंगे। इस बात को मैं फिर रिवाइज करता हूँ कि तीसरा फ़र्क ये है कि डेरिवेटिव के पावर रूल में हम n को पहले शुरू में लिखते थे, बाद में n में से वन माइनस करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में आके पहले हम n में प्लस वन लिखेंगे, बाद में उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो ये तीन फ़र्क हो गए हैं इसके डेरिवेटिव के पावर रूल से। और प्लस सी, जैसा कि मैंने बताया कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो अगर हम x पे पावर रूल लगाएं तो क्या बनेगा, x पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस सी, यानी ये इक्वल हो गया एक्स स्क्र बाई टू प्लस सी। यानी ये डेरिवेटिव का उल्ट प्रोसेस है। अगर हम इसका यहाँ से डेरिवेटिव करें तो ये दोबारा वही रकम बन जाएगी। डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2x/2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा x। यानी ये एक दूसरे का उल्ट प्रोसेस है। अगर हम x की इंटीग्रेशन करें तो फिर उसका डेरिवेटिव कर लें तो हम दोबारा x पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इसकी का फिर डेरिवेटिव करें और इंटीग्रेशन करें तो हम एक दूसरे फंक्शन को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर x की पावर बढ़ जाए, x की पावर 2 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका डेरिवेटिव x के सामने मौजूद है और ये पावर भी -1 के अलावा है, तो इस पर हम पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/3 प्लस सी। यानी जब भी सिंगल x होगा और उसकी पावर -1 के अलावा होगी तो उस पर पावर रूल लग जाएगा, सिंपल अप्लाई हो जाएगा। अगर x की पावर -1 हो तो उस पर पावर रूल क्यों नहीं लगेगा, वो देखते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव सामने मौजूद है x का, लेकिन अगर हम इस पे रूल लगाएं तो ये बनेगा -1 + 1 बाई -1 + 1। तो इससे क्या होगा कि ये ऊपर हो जाएगी x पावर 0 और नीचे हो जाएगा 0, और x पावर 0 होती है 1 और ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिट, जो कि कोई नंबर नहीं होता। ये केस कोई बात इसका नहीं, ठीक है, इन्फिनिट हो जाएगा जो कि कोई नंबर नहीं है। इसी तरह से x की कोई भी पावर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस पर हम जैसे -1/2 हो अगर, तो उस पर हम पावर रूल लगा सकते हैं। x पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा x पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी। तो x की कोई भी पावर हो तो हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इंटीग्रेशन के पावर रूल को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। तो इसके तीन केसेस हैं। एक तो ये हो सकता है कि जिस फंक्शन की पावर n है उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद ना हो लेकिन हम बना सकते हों। और तीसरा केस ये हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो और ना ही हम बना सकते हों। तो तीन केस हो सकते हैं। पहला केस ये था कि हमने x लिया और उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद था, हर दफ़ा उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद था। या हम अगर ऐसे लिख लें, कोई फंक्शन लिख लें ln x है और मल्टीप्लाई 1/x है, तो ये सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है और इसकी पावर 1 है या 2 जितनी भी हो, तो इस पर पावर रूल लग जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/2 प्लस सी।
तो ये पहला केस है कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने पहले से मौजूद हो। दूसरा केस जब डेरिवेटिव सामने मौजूद ना हो लेकिन हम बना सकते हों, उस केस को देखते हैं। जैसा कि ये फंक्शन है 2x प्लस 3 पावर 1/2। हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव बनता है 2, जो कि सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं 1/2 से। 2 से डिवाइड किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये डेरिवेटिव सामने मौजूद हो गया। तो ये दूसरा केस है कि अब हमें सामने डेरिवेटिव गिवन नहीं था लेकिन हमने डेरिवेटिव बना लिया। तो अब इस पर हम पावर रूल लगा सकते हैं। 2x प्लस 3 पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 1/2 2x प्लस 3 पावर 3/2 और ये भी 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3 2x प्लस 3 पावर 3/2 प्लस c। तो दूसरा केस ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद नहीं था लेकिन हमने बना लिया। अब हम तीसरा केस देखते हैं कि अगर यही फंक्शन ऐसे आ जाता 2x² प्लस 3 पावर 1/2 dx। अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x बल्कि 4x। अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बनेगा 4x। तो 4x हम नहीं ले सकते, हम ऐसा नहीं ले सकते कि 4x से डिवाइड किया और हम इसको 4x से मल्टीप्लाई भी करें 4x। ऐसे हो सकता अगर हम इसका डेरिवेटिव बनाना चाहें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। वो इसलिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, फिर ये वाला वेरिएबल किधर जाएगा, इसकी इंडिकेशन कब होगी, कैसे होगी। तो इसलिए ये वाला काम हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, यहाँ हमें कांस्टेंट चाहिए था। कांस्टेंट तो इंडिकेशन से बाहर आ सकता है, उसकी इंडिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल को तो हम इंडिकेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी तो हमें इंडिकेशन करनी पड़ेगी। ये तो ठीक है, इसके साथ सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये फिर किधर जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कभी हमें डेरिवेटिव बनाने के लिए कांस्टेंट की ज़रूरत हो फिर हम वो लगा सकते हैं, डेरिवेटिव बना सकते हैं। अगर कभी हमें डेरिवेटिव बनाने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो नहीं हम लिखेंगे। वो इसलिए नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो जो बाहर वेरिएबल आएगा वो इंडिकेशन से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसकी इंडिकेशन नहीं फिर होगी, इसलिए ये वाला केस नहीं होगा। इस केस पे हम पावर रूल नहीं लगाएंगे, इस पे कोई और रूल लग जाएगा जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये पावर रूल हो गया। पावर रूल के 3 केसेस हमने देखे कि इसमें एक केस तो ये है कि डेरिवेटिव सामने पहले से आपको दे दिया जाए, जो कि कंडीशन है। दूसरा केस ये है कि डेरिवेटिव आपको सामने दिया ना जाए लेकिन आप बना सकें, वो केस होगा जब हमें डेरिवेटिव बनाने के लिए सिर्फ कांस्टेंट की ज़रूरत हो तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकेंगे। तीसरा केस वो होगा कि आपको डेरिवेटिव बनाने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ जाएगी लेकिन आप नहीं बना सकेंगे। इस केस में ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो कोई और रूल अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि अब हमने ये जो पावर्स लिखी हैं, अब पावर रूल के केस में रकम इस तरह की भी हो सकती है। ये 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो रकम है वो बटे की फॉर्म में लिखी हुई है, यानी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखी हुई। जैसे मैंने कहा कि डेरिवेटिव में अगर ये बटे की रकम होती, क्वेश्चन की फॉर्म होती, तो इस पर क्वेश्चन रूल लगना था। लेकिन चूंकि ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल वाली बात नहीं है, वहाँ पे कोई भी रूल लग सकता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि इसमें देखें कि हम देखते हैं कि ये फंक्शन है 10x, उसकी पावर 1/2 है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 10x पावर -1/2 और ये लिखा हुआ है सीकंड स्क्वायर x। और ये कैसी रकम बन गई कि ये एक फंक्शन है, उसकी पावर -1 के अलावा है और उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो इस पर हम पावर रूल लगा लेंगे। 10x पावर -1/2 प्लस 1/2 बाई 1/2 प्लस c, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये रकम क्वोशंट की है लेकिन इस पे पावर रूल लग रहा है। अब क्वोशंट की कोई रकम होगी उस पर कोई और रूल भी लगेगा, पावर रूल नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखें कि कौन सा रूल कब अप्लाई होना है
यहाँ पर हम शक्ल नहीं याद करेंगे कि बटे की शक्ल पे ये रूल लगेगा, प्रोडक्ट की शक्ल पे ये रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा जब इक्वेशंस होंगी पैरामीट्रिक। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एक जैसी शक्लों पे डिफरेंट रूल्स लगेंगे। हमने शक्लों को याद नहीं करना, हमने रूल्स को याद करना है। डेरिवेटिव में गुजारा हो सकता है कि हम उसकी शक्ल को ही देख लें कि कैसी है, वैसा उस पर रूल लग जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे गुजारा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में हमें रूल को डिटेल के साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही शक्ल पे एक से ज़्यादा रूल लगते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जब कोई फंक्शन नीचे आ जाए पावर के साथ, तो उसका अगर डेट ऊपर बना हो या बन सकता हो तो हम उसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर किसी फंक्शन की पावर नीचे 1 के अलावा हो तो फिर हम उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम अगर यहाँ पे होल पावर 1 होती तो अगर हम उसको ऊपर लेके जाते वो तो -1 हो जानी थी, जिस पे पावर रूल नहीं लगता। हमने पढ़ा कि -1 पे पावर रूल नहीं लगता। तो इसलिए आपने याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन नीचे है और उसकी पावर 1 है तो उसको हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे पावर रूल लगाने के लिए, क्योंकि जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर 1 जो होगी वो -1 हो जाएगी, और -1 पे तो पावर रूल अप्लाई नहीं होता है। जो और कोई पावर होगी 1 के अलावा उसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, उस पर पावर रूल लग जाएगा। कब लेके जाएंगे? तब लेके जाएंगे जब उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो या बन सकता हो। दूसरा रूल है लॉगरिथम का रूल। वो ये है कि अगर दूसरा रूल है लॉगरिथम का रूल। वो ये है कि अगर कोई फंक्शन हो जैसा कि f(x) है और उसकी पावर हो -1 और सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर उस पर एक कंडीशन तो पूरी है पावर रूल की कि उसमें फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही। पावर रूल के लिए यहाँ -1 नहीं होना चाहिए। पावर -1 आ गई तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस -1 को नीचे ला के लिखा f(x) पावर 1, और ये जो डेरिवेटिव है वो ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। तो अब ये दूसरी फॉर्म बन गई, यानी फंक्शन खुद नीचे है और उसकी होल पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है। पहले फंक्शन ऊपर था और उसका डेरिवेटिव सामने होता था उसके, तो पावर रूल लग जाता था। अब हमने देखा कि फंक्शन की पावर -1 है, इस पर पावर रूल नहीं लग सकता, तो फंक्शन नीचे आ गया है। अब फंक्शन नीचे आ गया और उसकी होल पावर 1 है और डेरिवेटिव ऊपर जो सामने मौजूद था वो ऊपर मौजूद है, तो इस केस में पावर रूल नहीं लगेगा, बल्कि दूसरा रूल आ गया है लॉगरिथम का रूल। के इसमें आप लिखेंगे इसका आंसर ln f(x) + c। अगर कभी कोई फंक्शन नीचे हो और उसकी पावर 1 हो और सामने ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता हो, तो आप उस पर ln रूल लगाएंगे, क्योंकि अगर नीचे उसकी पावर 1 के अलावा होगी फिर तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे पावर रूल लगाने के लिए, जैसा कि हमने अभी देख लिया। तो एक केस था कि जैसे मैंने पीछे कहा कि अगर उसकी पावर 1 हो तो फिर आप उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 बन जाएगा, -1 पे पावर रूल नहीं लगता, इसलिए उसको नीचे रखेंगे। फिर उस पर पावर रूल तो लगा नहीं, फिर उस पर कौन सा रूल लगना था? वो ये रूल आ गया है, उस पर ln रूल लगेगा कि आप लिखेंगे फंक्शन के साथ ln फंक्शन, तो उसका आंसर होगा ln f(x) + c, जब फंक्शन नीचे होगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर होगा। जैसा कि अगर ऐसा हो नीचे x हो और ऊपर 1, तो ये x है, इसकी पावर 1 है और ये फंक्शन है और ये 1 उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका आंसर होगा ln x + c। ऐसे ही ये 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऊपर ex है और नीचे ex + 3 है। तो हम देखते हैं कि ex + 3 का डेरिवेटिव ex ही बनता है, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ln ex + 3 + c। तो इसमें भी 3 केस हैं। हो सकता है कि ऊपर डेरिवेटिव पहले से मौजूद हो सकता है कि डेरिवेटिव ऊपर हम बना सकते हो सकता है कि हम ऊपर ना बना सकते हो। तो ये तो था कि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। दूसरा केस देखते हैं कि जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं होगा लेकिन हम बना सकते हैं। वो इस तरह की रकम अगर हो ax + b बाई ax² + 2bx + c, ये भी एक्सरसाइज की रकम है। हम देखते हैं कि नीचे जो फंक्शन है उसकी होल पावर 1 है, इसलिए हम उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पावर रूल लगाने के लिए नीचे से ऊपर तब लेके जाते हैं जब उसकी होल पावर 1 के अलावा हो। अब इस पर ln रूल लग सकता है और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बनता है 2ax + 2b,
और ऊपर ए एक्स प्लस बी मौजूद है, सिर्फ उसमें 2 की कमी है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसलिए जो फंक्शन है नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो इस पर लोग का फार्मूला लगा लेंगे, एल एन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 bx प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी जो रूल अप्लाई करना है वो तो एक लाइन का रूल है, लेकिन असल काम यहाँ पे इंडिकेशन में ये है कि आप ये पहचान करें कि कब कौन सा रूल लगना है। जैसा कि हमने देख लिया कि ये क्वोशंट की रकम है, इस पे अब पावर रूल लगता था, अब इस पे एल एन रूल लग रहा है। और आइंदा हम देखेंगे इस पे टेन वर्स का फार्मूला लग रहा होगा या साइन वर्स का फार्मूला लग रहा होगा। तो इसलिए ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि रूल कब और कैसे अप्लाई होगा। ऐसे ही अगर हमें कोई फंक्शन इस तरह से दे दिया जाए कि 1/2x² + 5, इसमें फंक्शन की होल पावर 1 है, लेकिन हम देखते हैं कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बनता है 4x। यहाँ तो हम 4x नहीं लिख सकते, वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस पे फिर अब एल एन रूल भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम पावर रूल पे जाएंगे, अगर उसके सारे केसेस देख लेंगे, अगर वो पॉसिबल ना हुए, वो ना लग सकते हुए, तो फिर हम एल एन रूल पे आ जाएंगे। फिर हम एल एन रूल के तीनों केसेस देख लेंगे, अगर वो अप्लाई नहीं हो सकते, ये केस नहीं हो सकता, तो फिर इसको छोड़ के नया फार्मूला बन जाएगा। यानी एक तरतीब के साथ में चलना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। सबसे पहले आपको जो रकम दी है आप उस पर पावर रूल को चेक करें कि वो पॉसिबल है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर आप एल एन रूल पे आ जाएं। अगर एल एन रूल भी पॉसिबल नहीं होगा तो फिर आप नेक्स्ट रूल पे आ जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि इस पे पावर रूल वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि पावर 1 है, उसको ऊपर नहीं लेके हमने जाना है। और दूसरी बात है कि पावर अगर 1 है तो एल एन रूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा। डेरिवेटिव बनाने के लिए ऊपर हमें वेरिएबल चाहिए, जो कि हम खुद से नहीं लगा सकते। तो इस केस में तीसरा फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं tan इनवर्स का फार्मूला। tan इनवर्स का फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की रकम आ जाए 1/a² + x², इसको हम dx का लेते हैं, तो उसका आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। अगर कोई रकम इस तरह की आ जाए, यानी ये होल पावर 1 के साथ है और इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन सकता, ax² + x² है, इसका डेरिवेटिव 2x बनता है, ऊपर नहीं बन सकता, तो ये पावर रूल भी नहीं लग सकता था, एल एन रूल भी नहीं लग सकता, तो इस पर tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा। तो इसका आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। अगर हम यहाँ dx लिखते हैं तो ये 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक कांस्टेंट की पावर 2 होगी, स्केयर होगा, प्लस होगा दरमियान में, और यहाँ किसी वेरिएबल की पावर 2 होगी, जैसे x की पावर 2 है, और होल पावर 1 होगी। और ये जो x है, ये जो वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होगा। जैसे x है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर x स्केयर होता, होल पावर 2 होती, तो फिर यहाँ 2x होना चाहिए था। तो अब हम इसको अगर देखें तो ये रकम ऐसे लिखी जा सकती है, हम 5 को पहले लिख लेते हैं, 5 + 2x², और इसमें से हम 2 कामन ले लेते हैं। हमने 2 कामन लिया तो ये रकम बन गई 1/5/2 + x² dx। और मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं 1/5/2 √² + x² dx। क्योंकि यहाँ पर एक का स्केयर चाहिए था, 5 और 2 किसी का स्केयर नहीं होते, तो हमने स्केयर रूट का स्केयर कर लिया। तो इस पे जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 1/2 जो बाहर लिखा था, और 1/a 1/5/2 स्केयर रूट, ये 1/a है, और tan इनवर्स x/a x/a फिर 5/2 स्केयर रूट + c। तो इस तरह से ये तीसरा फार्मूला था कि जब पावर रूल भी नहीं लगेगा, एल एन रूल भी नहीं लगेगा, पावर 1 होगी, तो फिर tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा। अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो 1/4 + x² dx, इसको भी हम देखते हैं कि होल पावर 1 है, लेकिन उसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता, तो ये भी tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 प्लस, और ये x का स्क्वायर है, और ये फार्मूला बन जाएगा tan का 1/2 यानी 1/a tan इनवर्स x/a, a मीन 2 + c। तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा।
अब देखें आंसर एक लाइन का है, इंटीग्रेशन को जो अप्लाई करना है वो प्रोसेस एक लाइन का या 2 लाइन का, लेकिन मेन काम जो है वो है कि इंटीग्रेशन की टेक्निक कौन सी लगनी है, किस फॉर्म पे कौन सा फार्मूला लगना है और कैसे अप्लाई होना है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि कोई इस तरह की रकम आ जाती है 1/a² माइनस एक्स स्क्र स्क्वायर रूट की, 4 नंबर पे साइन इनवर्स का फार्मूला है। अगर कोई रकम इस तरह की आ जाती है a² माइनस एक्स स्क्र स्क्वायर रूट, अब इसमें होल पावर 1/2 है। पावर रूल के मुताबिक इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये नहीं है कि अगर पावर x 1 के अलावा है तो आपने ऊपर ले जानी, बल्कि एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट साहब ने बताई थी कि अगर वो जो फंक्शन है जिसकी पावर आप देख रहे हैं, अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव बन भी सकता है फिर लेके जाना है उसको ऊपर। अगर उसकी पावर 1 के अलावा है तो लेकिन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता, फिर नहीं आपने उसको ऊपर लेके जाना। क्यों? क्योंकि फिर वो जो पावर वाली कंडीशन है वो तो ठीक है पूरी है, लेकिन उसका डेट सामने मौजूद ही नहीं है, ना ही बनाया जा सकता है, तो फिर पावर रूल तो नहीं लगेगा। इसलिए हम इसको नीचे रखेंगे। जैसा कि ये है कि इसका डेट होगा -2x, ऊपर हम डेरिवेटिव नहीं बना सकते। ln तो लगना ही नहीं था क्योंकि इसकी होल पावर 1/2 है। ln तो तब लगना था जब होल पावर 1 होती। तो अब ये साइन की फॉर्म है, ये हम देखते हैं कि ये तो साइन वर्स का फार्मूला है, यानी ये इक्वल होता है साइन वर्स x/a प्लस c। जैसा कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन आ जाए 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इस फॉर्म का आ जाए, तो इसको हम लिखेंगे 1/2² माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, और इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x/a मीन 2, यहाँ 2 है, प्लस c। टेन का और इसका ये फ़र्क है कि टेन में बाहर 1/a भी आता है, लेकिन साइन में बाहर 1/a नहीं आता, बल्कि इसमें सिर्फ x/a आता है, साइन वर्स x/a प्लस c। तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसमें गिवन है ax/a² माइनस x4 स्क्वायर रूट dx। जैसा कि मैंने टेन के फार्मूले में बताया था कि ऊपर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका डेडो होना ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ 1 मौजूद है। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि a तो कांस्टेंट, उसको कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर a² माइनस x4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a का स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट dx। अब यहाँ ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, लेकिन जो वेरिएबल वाली टर्म होती है उसका ऊपर डेविड होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ x लिखा है और इसका डेविड क्या बनेगा 2x, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके इसका कंडीशन पूरी कर सकते हैं, डेविड पूरा कर सकते हैं। अब हम इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखें अगर यहाँ पर x मौजूद ना होता तो हम इसका डेविड नहीं बना सकते थे, तो फिर साइन का फार्मूला भी नहीं लगना था, फिर हमने इसको बाई सब्स्टिट्यूशन या कोई और टेक्निक से कर लेना था। तो इसलिए ये बड़ा डीपली इन चीज़ों को देखना है कि क्या जो दी हुई रकम है वो जो हमने टेक्निक सीखी है उसकी कंडीशंस को पूरा कर रही है कि नहीं पूरा कर रही। जिसकी कंडीशंस को वो पूरा करेगी वो टेक्निक उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब इस पे साइन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, a/2 साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, x मीन वेरिएबल टर्म होती है असल में, और जो a है यहाँ पर उसका मतलब होता है कि ये कांस्टेंट टर्म है जो, तो इसलिए जो x है यहाँ पर जिसको हम x बोलते हैं वो x एक वेरिएबल टर्म होगी, और यहाँ पर जिसको हम a कहते हैं वो एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो यहाँ होगा x, यहाँ होगा a। तो ये हो गया फोर्थ रूल यानी साइन इनवर्स का फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स असल में प्रोडक्ट का फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, और हमने उनकी इंटीग्रेशन करनी हो तो असल में ये उनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि हमने देखा कि पावर रूल में भी एक फंक्शन होता था और एक सामने उसका डेट होता था जो कि आपस में प्रोडक्ट हो रहे थे, लेकिन उस पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, यानी उसमें से जो एक फंक्शन था वो दूसरे का डेरिवेटिव बनने के लिए यूज़ हो गया था, इसलिए उस पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा। तो यहाँ पर दो ऐसे फंक्शंस होंगे
कि जिसमें एक दूसरे के डेरिवेटिव बनने के लिए यूज़ नहीं होगा तो उस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो जाएगी। जैसा कि अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में अगर एक फंक्शन x हो और एक फंक्शन साइन x हो तो इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगेगा, क्योंकि ना तो x साइन का डेरिवेटिव बन सकता है ना ही साइन x का डेरिवेटिव बन के यूज़ हो सकता है। ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शंस हैं, इसलिए ये ऐसे लिखे रहेंगे और ये सिंगल फंक्शन भी नहीं बनेंगे, तो इस पर मजबूरन हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिखना होता है, फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखनी है माइनस इंटेग्रल, फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो यहाँ फाइंड की होगी वही यहाँ पर आ जाएगी, और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका हमने डेरिवेटिव लिखना है और dx। ये जो रकम आएगी सारी इतनी, इसको फिर सॉल्व करके इसकी फिर इंटीग्रेशन करनी है, जैसा कि हम इस पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं x को और सेकंड फंक्शन हम लेते हैं साइन x को। तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन साइन x माइनस फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन x और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो है x dx। तो इसका आंसर हुआ x और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज x, और यहाँ जब माइनस कोज करेंगे वो इसको प्लस कर देगी, प्लस कोज x और x का डेरिवेटिव 1। तो अब ये हुआ माइनस x कोज x प्लस कोज की इंटीग्रेशन साइन x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। यानी इसमें पहले यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो पहली टर्म तो सॉल्व हो जाएगी, यहाँ जब सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को और इस डेरिवेटिव को तो उनका जो प्रोडक्ट होगा बाकी बचेगा उसकी एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन करनी है, तो फिर इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अब हमें जो फंक्शंस दिए जाएंगे वो हो सकता है x हो, x की पावर n का कोई फंक्शन हो, और e फंक्शन हो, या ln फंक्शन हो, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कि tan इन्वर्स फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस में ये चार फंक्शंस मेन है जो आपस में आ सकते हैं, या कोई और फंक्शन भी आ सकता है। अगर एक्स एन के साथ ये फंक्शन दिया हो ln फंक्शन या tan इन्वर्स फंक्शन या e का फंक्शन, तो आपने क्या करना है कि अगर एक्स एन के साथ ln और tan इन्वर्स फंक्शन आ रहे हैं तो आपने इनको पहला फंक्शन लेना है और एक्स एन को दूसरा फंक्शन लेना है। ln है तो इसको पहला फंक्शन लेना है, एक्स एन को सेकंड, और अगर tan इन्वर्स है तो उसको पहला फंक्शन लेना है और एक्स एन को सेकंड। लेकिन अगर एक्स एन के साथ ई आ जाए तो फिर आप ई को सेकंड कर लें और एक्स एन को फर्स्ट फंक्शन कर लें। तो ऐसे ही अगर ये फंक्शन तीनों एक्स एन के साथ ना आए, कोई और आ जाए जैसे ये साइन आया, तो फिर भी आप एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। यानी अगर एक्स एल एन और इन्वर्स फंक्शन के साथ, या वो कोई भी हो सकता है, tan इन्वर्स है, कोस इन्वर्स है, या साइन इन्वर्स है, कोई भी इन्वर्स का फंक्शन हो सकता है, अगर उसके साथ एक्स आता है तो इन दोनों केसेस में ये दोनों पहले फंक्शन होंगे। अगर एक्स एन किसी और के साथ आ जाता है तो फिर आप एक्स को पहला फंक्शन लें। इस बात को मैं फिर रिवाइज करता हूँ कि अगर एक्स एन के साथ एल एन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो एल एन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहला फंक्शन होगा और एक्स एन दूसरा होगा। लेकिन अगर एक्स एन इन दोनों के साथ नहीं आता, किसी और के साथ आ जाता है, जैसे ई के साथ आ सकता है, साइन के साथ आ सकता है, फिर एक्स एन को आपने पहला लेना है और बाकियों को दूसरा फंक्शन लेना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो दो फंक्शंस हैं, एक एलन फंक्शन और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है 6 में से, इन दोनों को आपने स्पेशल याद रखना है, एक एलन फंक्शन और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ये फंक्शंस हैं अकेले अकेले, अगर इनकी इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे कि एलन अकेला फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, या tan इन्वर्स है, या कोई भी इन्वर्स का फंक्शन है वो अकेला आ जाए, उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। ये आपने बात स्पेशल याद रखनी है, यानी फंक्शन एक है लेकिन उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। ये तो बड़ी आसान बात थी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब होगी जब दो फंक्शंस होंगे, और वो भी तब जब वो दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे कि एक दूसरे का डेरिवेटिव बनने के लिए यूज़ नहीं होगा, और वो दोनों प्रोडक्ट होने के बाद सिंगल फंक्शन नहीं बन सकेंगे, तब उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होनी है। अगर ये दो फंक्शन ऐसे हों कि ये मल्टीप्लाई होकर सिंगल फंक्शन बन जाए तो उनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं होनी, बल्कि फिर तो वो जो सिंपल पीछे हमने 4 रूल पढ़े हैं किसी न किसी रूल से हो जाएंगे। लेकिन
एलन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है और tan इनवर्स x भी ऐसा फंक्शन है कि ये अकेले भी हों तो इनकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होनी है, और ये होंगे भी फर्स्ट फंक्शंस, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि एलन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको स्पेशल ज़हन में रखें। ये ऐसे फंक्शंस हैं कि जो पहले फंक्शन ही होते हैं हमेशा, और अगर ये अकेले भी आ जाएं तब भी ये पहले ही होते हैं और इनकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी। तो इनके साथ दूसरा फंक्शन हम जो सिलेक्ट कर सकते हैं वो वन होगा, क्योंकि यहाँ वन मौजूद है तो दूसरा फंक्शन हम वन इनके साथ कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अब हम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ln x, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव ln x और वन की इंटीग्रेशन x माइनस x, वन की इंटीग्रेशन x और ln x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स डी एक्स। अब इसको कैंसिल कर लिया तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं x ln x माइनस वन डी एक्स। तो x ln x और वन की इंटीग्रेशन होती है x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए तो लास्ट पे आकर आप सी लिख दें प्लस सी, पहले ना भी लिखें ठीक है, लास्ट पे आके आप उसको आंसर में लिख दें प्लस सी कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ln फंक्शन अकेला आ जाए तो हम क्या करते हैं कि उसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं और उसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो खुद होता है और सेकंड फंक्शन वन होता है। इसी तरह से अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे tan है या sin है, कोई भी अगर tan है, tan इनवर्स x डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन भी बाई पार्ट्स होगी और सेकंड फंक्शन होगा वन। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x और वन की इंटीग्रेशन x माइनस फिर x और tan इनवर्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जैसा कि हमने देखा कि फ़र्स्ट टर्म तो सॉल्व हो जाती है एक ही स्टेप में, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो एक स्टेप में सॉल्व नहीं होती, बल्कि उसको हमें नेक्स्ट फिर एक दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अब हम इसको यहाँ पे जब ये सिंगल टर्म रह जाएगी तो इस पे हम जो पीछे रूल हम चार पढ़ चुके हैं उनमें से देखेंगे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी होल पावर वन है, इसका मतलब है कि इसको हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे। होल पावर वन है तो इसका मतलब है कि इस पे एलन रूल लग सकता है और इसकी पावर, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x और x ऊपर मौजूद भी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा एलन रूल लग जाएगा। तो इसका आंसर हुआ x tan इनवर्स x माइनस वन बाई टू एलन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे आके देखें आप कंडीशंस चेक करना शुरू करें। सबसे पहले पावर रूल को देखा करें, फिर एलन रूल को देखा करें। अगर पावर रूल भी नहीं लगता एलन रूल लग सकता है, अगर एलन रूल भी नहीं लग रहा फिर दो कैटेगरी हो सकती हैं, या साइन का फार्मूला लग सकता है या टेन का। टेन का तब लगता है जब होल पावर में वन होता है और साइन का तब लगता है जब सुपर स्क्वायर रूट होता है यानी वन बाई टू होती है। और एक फ़र्क ये भी है कि टेन में यहाँ प्लस होता है और साइन में दरमियान में माइनस होता है। ऐसे ही अगर ये फंक्शन जैसा कि ln x है, इसकी पावर टू आ जाए, थ्री आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, जैसे tan इनवर्स है और इसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, उसकी पावर अगर वन के अलावा भी अगर आ जाए फिर भी उसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से की जाएगी, जैसा कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ln x की पावर टू आ गई, अगर थ्री भी आ जाती फिर भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होनी थी, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अकेले आ जाएँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगी जो भी पावर हो। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन ये खुद होगा, सेकंड की इंटीग्रेशन वन की x फिर x और इसका डेरिवेटिव टू ln x पावर वन रह जाएगी और ln x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स डी एक्स। पावर रूल्स से हमने इसका डेरिवेट कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि ये x ln x माइनस x से x कैंसिल, टू कामन बाकी रह गया ln x होल पावर वन डी एक्स। तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन करने से क्या हुआ कि उसकी जो पावर टू थी वो वन रह गई, तो ln x की पावर वन को हमने पहले सॉल्व कर लिया है।
लेकिन आप तो डिटेल से करेंगे पेपर में अगर करना होगा। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स एल एन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, और एल एन एक्स की इंडिकेशन आप याद कर लें, एमसीक्यू में भी आ सकती है, वो थी एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गई एल एन एक्स स्केयर की इंडिकेशन। ऐसे ही अगर tan इनवर्स का स्केयर हो जाए या कोई भी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है या एल एन है उसकी पावर अगर 1 के अलावा भी आ जाए तो देन भी उसकी इंडिकेशन बाई पार्ट्स ही होगी। ई ए एक्स इंटीग्रल ई ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए, कोई रकम इस फॉर्म में आ जाए, तो उसका आंसर होगा ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इधर से हम ई लिखेंगे, एफ लिखेंगे और प्लस सी, यानी उसका जो डेरिवेटिव है वो यूज़ हो जाएगा इसकी कंडीशन में और ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, शॉर्ट में आ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है ई एक्स है और 1/x प्लस एल एन एक्स डी एक्स। इसमें क्या होगा कि बाहर ई का फंक्शन होगा और एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा, प्लस हो रहा होगा। तो आपने देखना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव। इन दोनों में से आपने खुद पहचान करनी है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो आंसर में आपने फिर लिखना होता है ई को और जो फंक्शन होगा उसको। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ एल एन एक्स फंक्शन है और 1/x उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हो इंटीग्रल ई पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोज एक्स डी एक्स। इसमें एक और कंडीशन है, यहाँ हम देखते हैं कि जो ई का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट होगा वो एफ़ के साथ होता है। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि जो ई का एक्स का कोफिशिएंट है ई की पावर में वो 2 है और वो 2 यहाँ कोस के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि कोस फंक्शन है और वैसे भी कोस फंक्शन है और ये माइनस साइन उसका डेरिवेटिव है। तो आंसर होगा ई 2x कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 2 नहीं साथ लिखना, आंसर में सिर्फ फंक्शन लिखा जाएगा और ई पूरा लिखा जाएगा, और जो उसके साथ 2 है और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो दोनों कंडीशन के लिए यूज़ हो जाते हैं और इसलिए वो आंसर में नहीं लिखे जाते। ऐसे ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ई माइनस एक्स कोज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये एमसीक्यू में आ जाता है। देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोज है फंक्शन है और ये माइनस साइन उसका डेरिवेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि ये -1 है कोफिशिएंट और -1 ये लिखा हुआ है साइन के साथ। तो ये जो -1 है ये तो कंडीशन पूरी करने के लिए आया ए की, ये वाली। तो इसलिए फंक्शन साइन है और कोज उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर होगा ई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये लास्ट फार्मूला सिंपल सा फार्मूला, आप देखेंगे जब दो टर्म्स होंगी और बाहर ई फंक्शन होगा तो हो सकता है कि ये फार्मूला अप्लाई हो। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि अगर ऐसा हो एक्स ई एक्स बाई 1 + x होल स्क्वायर, इसमें हम देखते हैं कि ऊपर तो यहाँ ई एक्स मौजूद है, उसको बाहर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ बाकी दो टर्म्स नहीं बल्कि एक ही टर्म मौजूद है, तो ये तो उस फार्मूले की फॉर्म नहीं बन रही। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो ये वो फार्मूले की फॉर्म बन जाएगी कि हम 1 प्लस कर लें और 1 माइनस कर लें। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको 1 + x को 1 + x होल स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो वो कट के 1/1 + x रह जाएगा, माइनस जब हम 1 के नीचे लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1 + x² dx। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ फार्मूले में प्लस होता है, ये माइनस यहाँ लिख देते हैं, तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ई बार लिखा हुआ है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स 1/1 + x प्लस सी। यानी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फॉर्म शुरू में देखने में उस फार्मूला जैसी ना हो, लेकिन थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के बाद उसकी फॉर्म बन सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस पे भी वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे इंटीग्रेशन के 6 फार्मूलाज। हमने देखा कि अगर किसी फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो इन 6 फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा,
तो मेन बात हमने ये देखी कि एक जैसी शक्लों पे एक से ज़्यादा रूल अप्लाई हो रहे हैं। जो क्वोशंट वाली रकम थी उस पे पावर रूल भी अप्लाई हो सकता था, अगर नीचे पावर 1 के अलावा हो और ऊपर डेबिट बन सकता हो। और लॉगरिथम रूल भी अप्लाई हो सकता है, अगर नीचे पावर 1 हो और ऊपर डेबिट बन सकता हो। अगर ये दोनों अप्लाई ना हो सकते हों तो फिर tan इनवर्स का फार्मूला लगता है और पावर 1 हो तो। और अगर पावर 1/2 हो तो साइन इनवर्स का फार्मूला लग सकता है। अगर दो फंक्शंस हों प्रोडक्ट में, कोई भी दूसरे का फंक्शन ना बन सकता हो, डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन हों, जैसे एक अलजेब्राइक हो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, या एक अलजेब्राइक एक लॉगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। और ये एक स्पेशल सी फॉर्म थी कि अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से हम डायरेक्टली इस फार्मूला को यूज़ करके लिख सकते हैं कि ई एक्स एफ एक्स हो जाए।